हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों के इस एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अपने फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं। इसके एक दिन बाद मैं आप लोगों के सेकंड पेपर के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करा दूंगा या आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि आप लोग का फर्स्ट पेपर का सिलेबस पूरा करा दिया गया है, 8 यूनिट पढ़ा दी गई है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट वो आपको बता दी जाए। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अगर हो सके तो बता दीजिए, तो मैंने कहा था कि ज़रूर बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आइए देखिए कि आपके फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, आज हम लोग को बीए 6 सेमेस्टर के एजुकेशन विषय का पेपर 1 जो है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखना है जो आपके 2025 के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर आता है मैंने उसी तरीके से इसको पूरी तरह से रेडी किया है। जैसे देखिए, आप लोग का इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स होता है 75 मार्क्स होता है। इसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाता है और इस 2 घंटे के समय में आप लोगों को देखिए, सबसे पहले जो खंड ए सेक्शन ए में अति लघु उत्तरी प्रश्न रहते हैं और ये अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है ये 3-3 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। तो जिसमें आपका 30 नंबर होता है और इसमें एक एक क्वेश्चन को लगभग 50 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे देखिए आपका जो यूनिट 1 है यानी सेक्शन ए है उसमें देखिए प्रश्न के सभी भागों से उत्तर देने के लिए कहा गया है। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 में 1, 2, 3 करके दिया गया। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसके बारे में देखिए हम लोगों ने आपके पेपर में सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। उसके बाद फिर देखिए व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, यानी शैक्षिक वित्त की क्या आवश्यकता है। इसको भी हम लोगों ने आपके 7वें यूनिट में पढ़ा है। उसके बाद फिर देखिए नेतृत्व की सहभागी शैली से आप क्या समझते हैं। जो मैंने आप लोग को नेतृत्व को विभिन्न प्रकार की शैलियों के बारे में पढ़ाया था, तो उसी में से एक शैली है सहभागी शैली, जिसको कहा जाता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ये पढ़ लेना है आप लोग को। उसके बाद फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है शैक्षिक संगठन के किन्हीं 2 कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, तो किसी भी शैक्षिक संगठन का क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, उसमें से 2 कर्तव्यों के बारे में इसको आपको लिखना है। उसके बाद फिर देखिए एजुकेशनल प्लानिंग यानी शैक्षिक नियोजन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें केंद्रीकरण के जो दोष होते हैं, इसकी क्या कमियां हैं, उसके बारे में आप लोग को बताना है। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुशल नेतृत्व हेतु नेता के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आप लोगों ने शैक्षिक नेतृत्व में पढ़ा था एजुकेशनल लीडरशिप में कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता के क्या क्या महत्व होते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। इसके बाद फिर देखिए विद्यालय संगठन के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। यानी विद्यालय एक संगठन के रूप में कार्य करता है, तो विद्यालय का 4 महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसको आप लोग को लिखना है। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि संगठनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी किसी संगठन का विकास कैसे किया जाता है, इसका विकास करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उसमें आपको ये आंसर देना है। उसके बाद फिर देखिए विद्यालय प्रशासन के महत्व को लिखना है, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या महत्व होता है
ये लिखें। यानी इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 के बारे में देखिए हर यूनिट से लगभग एक एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। अब उसके बाद फिर देखिए सेक्शन बी में यानी खंड ब में आपका किस प्रकार से करना है। तो देखिए खंड ब में आप लोगों के 10-10 नंबर के देखिए 3 क्वेश्चन, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये 30 नंबर के हैं। इसका आंसर देखिए आप लोगों को लगभग 200 शब्दों में देना है। यहाँ देखिए लगभग लिखा रहता है, इसका मतलब कि 200 से थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 200 से ज्यादा लिखना, नहीं, 200 के लगभग होना चाहिए। आंसर आपका सही होना चाहिए, जो भी बातें लिखी जाएं वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें जो है आ जानी चाहिए। बहुत बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। ये मैंने आप लोग को कराया हुआ है कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर देखिए नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व को कोई 4 कार्य बताइए। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, इसमें आप लोग उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद फिर शैक्षिक नेतृत्व का 4 कार्य लिखेंगे, यानी इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं। उसके बाद फिर देखिए मैंने आप लोगों को प्रशासन वाले यूनिट में नव प्रबंधन युग के बारे में पढ़ाया था, यानी उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोग को क्लासिकल एरा, न्यू क्लासिकल एरा, तो उन्हीं से संबंधित है ये नव प्रबंधन युग। तो इसके बारे में आप लोग को इसमें संक्षिप्त में लिखना है। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट करिए, यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग को करना है। फिर उसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन क्या होता है और निर्णयन को परिभाषित कीजिए। ये भी मैंने आप लोग को क्लास में कराया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और डिसीजन मेकिंग को परिभाषित करिए, इसकी परिभाषा लिखिए। फिर उसके बाद देखिए शैक्षिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, इसकी क्या जरूरत होती है, इसको करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कर लेना है। उसके बाद फिर देखिए सामाजिक मांग उपागम क्या होता है, सामाजिक मांग उपागम को कैसे हम समाज के अनुसार डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो अप्रोच मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उससे संबंधित ये है। इसके बाद फिर देखिए शैक्षिक प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशलों की विवेचना की, यानी शैक्षिक प्रबंधन के लिए कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आप लोग को इसमें तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद फिर देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन सी में, इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना है कि केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और वो क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को 500 शब्दों में लिखना होता है, यानी लगभग 500 शब्द, थोड़े बहुत कम रहेंगे तो भी चलेंगे। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहले जैसे देखिए आप लोग को शैक्षिक संगठन का अर्थ क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या विशेषता है। यानी इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्टों को अलग अलग आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे और पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेंगे। तो ये देखिए शैक्षिक संगठन के बारे में पहला यूनिट ही है आप लोग का। उसके बाद फिर देखिए मैंने लूथर गुल्लुक के द्वारा शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि लूथर गुल्लुक के द्वारा एक देखिए पोस्ट कार्य वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी दिया गया था, तो उसको आप लोग अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद इसके प्रत्येक कार्य का वर्णन करेंगे, यानी अलग अलग सबका वर्णन करेंगे और उसको उदाहरण के सहित दिखाएंगे। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, परंपरागत निरीक्षण एवं आधुनिक पर्यवेक्षण में अंतर। इसमें देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि इंस्पेक्शन और सुपरविजन में क्या डिफरेंस होता है, वो आप लोग करेंगे। इसके बाद शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या तात्पर्य होता है, तो इसमें भी देखिए आपके 2 क्वेश्चंस हैं और 2 पार्ट में अलग अलग आप हेडिंग डाल के इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है शैक्षिक वित्त का क्या अर्थ है, शैक्षिक वित्त के स्रोतों की विवेचना कीजिए, यानी शैक्षिक वित्त क्या होता है, एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है और एजुकेशनल फाइनेंस के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी ये कहाँ से व्यवस्थित किया जाता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए आपके पेपर में कुल 13 प्रश्न रहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि 4 प्रश्न हैं, इसमें देखिए आपके 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। और वहां पर देखिए जो सेक्शन बी था वहां पर आप लोग के 2 से लेके 9 यानी 8 प्रश्न थे, जिसमें से आप लोगों को 3 करने हैं।
उसी प्रकार से खंड ए में जो है आप लोग के सभी प्रश्नों का उत्तर देना। आप लोग पहले से पेपर देते हुए आ रहे हैं, आप लोग को ये सारी चीजें पहले से पता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को इस पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाए, जो मैंने आज आप लोगों को बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस क्वेश्चंस के द्वारा अपनी तैयारी को भी उसी प्रकार से करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। और आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से इस परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर लिखिए और बढ़िया नंबर लाइए। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।